Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome back to the finishing touch series for chemistry. As you know कि हमने आज तक जो है ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स जो है डिस्कस किए हैं. अब 12 केमिस्ट्री का 12 फिजिकल केमिस्ट्री का एक चैप्टर रह जाता है, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री, जो इम्पोर्टेंट है. वहाँ से एक सवाल आता है एंड आई होप कि मतलब अगर जो सवाल मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ मुझे पूरा यकीन है कि उनमें से ही कोई ना कोई सवाल आएगा, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट मैंने स्टेटमेंट बेस्ड सवाल ज़्यादा किए हैं, मतलब रखे हैं, जिससे ऑलमोस्ट सारी सरफेस केमिस्ट्री कवर होती है. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए हम डायरेक्टली सवाल पे आ जाएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है, सरफेस केमिस्ट्री हमारा है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है that is for Freundlich adsorption isotherm. For Freundlich adsorption isotherm, slope of the graph log x by m versus log p is. Slope of the graph log x by m versus log p is. तो as you know हमारे पास, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर सरफेस केमिस्ट्री जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम Freundlich adsorption isotherm पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं extent of adsorption that is x by m. It is directly proportional to p to the power 1 by n where n is greater than 1. ये एनसीईआरटी पे भी लिख के है, तो हम लिखते हैं x by m जो होगा दैट इज इक्वल टू kp टू द पावर 1 by n, kp टू द पावर 1 by n. तो अगर देखा जाए यहाँ पे मुझे log x by m वर्सेस log p, log x by m वर्सेस log p जो है ग्राफ प्लॉट करना है. तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स हम लिखेंगे log x by m जो होगा वो किसके बराबर होगा, log k इंटू p टू द पावर 1 by n. अब मुझे पता है log m इंटू n जो होता है, log m इंटू n जो होता है वो होता है log m प्लस log n. तो हम लिखेंगे log k प्लस log p टू द पावर 1 by n. एंड एज यू नो log m टू द पावर n जो होता है दैट इज इक्वल टू n log m. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log x by m जो होगा दैट इज इक्वल टू log k प्लस 1 by n log p, 1 by n log p. और अरेंज करके मैं ऐसे लिखूंगा log x by m जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 by n log p प्लस log k, 1 by n log p प्लस log k. तो एज यू नो अगर हम देखेंगे log x by m मेरा जो है वो y एक्सीज पे है, तो इसको हम मानेंगे y, और log p जो है वो x एक्सीज पे है, तो इसको हम मानेंगे x. और x का कोफिशिएंट जो होता है दैट इज m प्लस c. तो अगर आप कंपेयर करोगे तो आपका m आ जाएगा 1 by n और आपका c जो आ जाएगा वो आएगा log k. तो जब आप log x by m वर्सेस log p ग्राफ, तो आपका इंटरसेप्ट जो आता है, इंटरसेप्ट जो आता है वो आता है log k, और आपकी स्लोप जो आती है वो आती है 1 by n. मुझे बोला गया है स्लोप, सो द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज 1 by n, सो द करेक्ट आंसर इज 1 by n. ये डायरेक्टली एनसीईआरटी का, अगर आप देखोगे पेज नंबर 128 पे डायरेक्टली एनसीईआरटी का ही ग्राफ मैंने यहाँ पे कॉपी किया है. इसको यहाँ पे लिख के है इक्वेशंस एंड ऑल. ये Freundlich adsorption isotherm है. तो हाँ, इसमें ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इसने एंगल बनाया है क्यों, ये है A, ये है B. तो मुझे पता है स्लोप है 1 by n और 1 by n होती है tan थीटा. tan थीटा जो होती है, आप लोग 10th में पढ़ते हो जो tan होता है ये sin cos एंड tan जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. तो 1 by n का वैल्यू होगा b by a. ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, तो 1 by n का वैल्यू होगा b by a और n होगा a by b. तो ऐसा भी पूछ सकते हैं, लेकिन नहीं, बस स्लोप फिलहाल हमारा सवाल था स्लोप में होगा 1 by n. Consider the following statements about zeolites. एनसीईआरटी पेज 123 एंड 122 एंड 123 में लिखा है शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस एंड जियोलाइट्स. तो जियोलाइट्स जो होते हैं वो शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस होते हैं. तो शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस का मतलब है वो कैटालिटिक रिएक्शन जो डिपेंड करती है अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटालिस्ट एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. उस कैटालिसिस को हम बोलते हैं शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस. जो एनसीईआरटी ने लिखा है the catalytic reaction that depends upon the pore structure of the catalyst and upon the size of reactant and product molecules is called shape selective catalysis. shape selective catalysis की एक important example है zeolites. zeolites का structure जो होता है वो honeycomb like structure होता है. अगर आप लोगों ने पढ़ा है 12th में भी पढ़ते हैं तो लिखा है zeolites are good shape selective catalysts because of their honeycomb like structure. तो हमारा पहला statement है they have honeycomb like structure, जो बिल्कुल सही है.
दूसरा स्टेटमेंट है दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट्स इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। तो एनसीईआरटी ने लिखा है ये लाइन भी, जियोलाइट्स आर बीइंग वेरी वाइडली यूज्ड एज कैटलिस्ट्स इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। तो क्या ये यूज होते हैं एज कैटलिस्ट्स इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज? यस। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट जो है दैट इज ZSM5। तो ZSM5 के बारे में भी एन इंपॉर्टेंट जियोलाइट कैटलिस्ट यूज्ड इन द पेट्रोलियम इंडस्ट्री इज ZSM5। इट कन्वर्ट्स अल्कोहल्स डायरेक्टली इनटू गैसोलीन और पेट्रोल बाय डिहाइड्रेटिंग देम टू गिव मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ZSM is used to convert gasoline into alcohol. No, it is used to convert alcohols into gasoline. It is used as an important zeolite catalyst used in the petrochemical industries या petroleum industries ZSM5. It converts alcohols directly into gasoline. तो alcohols into gasoline इसने लिखा है gasoline into alcohols. Only first and second are correct. Third one जो है that is incorrect. सारा जियोलाइट्स जो है, जियोलाइट्स आ गए, जियोलाइट जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, डायस्टेस कन्वर्ट स्टार्च इनटू, ये सवाल मैंने 2 बार रखा है यहाँ पे। एक में मैंने सारे कैटलिस्ट रखे हैं, तो यहाँ पे मतलब सारे जो है एंजाइम्स रखे हैं, यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने रखा है डायस्टेस। तो एनसीईआरटी में एक टेबल बना के है जिसमें टेबल से पहले लिख के है, तो लास्ट में कंक्लूड उसने टेबल में किया है। जैसे डायस्टेस जो है इसका काम क्या है, शाबाश, इसका सोर्स भी लिखा है और इसका काम है टू कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोस। तो डायस्टेस converts starch into maltose. So the correct answer is maltose. तो इस टेबल पे आप बहुत फोकस करोगे। अगर आप लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे आप फोकस करोगे। ये सारा लेक्चर सरफेस केमिस्ट्री वालों के, जिन्होंने सरफेस केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो अगर आप नहीं रिवाइज कर पा रहे हो सरफेस केमिस्ट्री तो इतना आप लोगों के लिए बहुत काफी है, क्योंकि आई नो सरफेस केमिस्ट्री में यही सवाल आते हैं। फिर वो सहमत है कि अगर उसने कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी कोई बात बोली, यहां पे एनसीईआरटी का ऑलमोस्ट 80% कवर किया है मैंने, जो यहां पे मैंने लिखा है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है एंड नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड है, द कैटलिस्ट यूज्ड इज। सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर में कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं? तो पी ब्लॉक में भी आपने पढ़ा होगा, यहां पे भी सरफेस केमिस्ट्री में लिखा है, हेबर्स प्रोसेस भी लिखा है, ओसवर्ड्स प्रोसेस भी लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी लिखी है। तीनों प्रोसेसेस हम पी ब्लॉक में पढ़ते हैं। तो यहां पे कैटलिस्ट यूज्ड इज प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टोस और वेनेडियम पेंटॉक्साइड। तो यहां पे वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 लिखा है, तो V2O5 एट टेम्परेचर 673 to 723 केल्विन। तो ये जो है टेबल 5.3 सम इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कैटालिटिक प्रोसेसेस, जिसमें 3 प्रोसेसेस उसने, हेबर्स प्रोसेस जिसमें फाइनली डिवाइडेड आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां पे मोलिब्डेनम यूज होता है एज प्रमोटर। दूसरा उसने ओसवाल्ड्स प्रोसेस में यही प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टोस लिखा है और यहां पे इसने प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टोस और वेनेडियम पेंटॉक्साइड लिखा है। सो द करेक्ट आंसर इज वेनेडियम पेंटॉक्साइड। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज अ मल्टीमोलिक्यूलर कोलाइड? तो एज यू नो कोलाइड्स के टाइप्स में हम 3 टाइप्स पढ़ते हैं, एक है मल्टीमोलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर एंड एसोसिएटेड कोलाइड, जिनको आप मिसल्स भी बोलते हो। तो मल्टीमोलिक्यूलर कोलाइड्स में एनसीईआरटी ने एग्जांपल लिखी है सल्फर सोल। देखो मल्टीमोलिक्यूलर कोलाइड्स क्या होते हैं कि कोलाइड का रेंज जो होता है वो होता है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, ये कोलाइड पार्टिकल्स का रेंज होता है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो बहुत छोटा है, वो कोलाइडर रेंज में नहीं आता है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होकर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट आते हैं, पार्टिकल जो बन आता है किस रेंज में, कोलाइडर रेंज में। और हेंस जो है इन कोलाइड्स को, जहां पे बहुत सारे मॉलिक्यूल एग्रीगेट करके कोलाइडर रेंज में आते हैं, तो उनको हम बोलते हैं मल्टीमोलिक्यूलर। मतलब मल्टी मींस मनी, मॉलिक्यूलर मींस मॉलिक्यूल्स, मनी मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट टुगेदर एंड form a collide. On dissolution, a large number of atoms or smaller molecules of a substance aggregate together to form species having size in the collider range, that is 1 nanometer to 1000 nanometer. तो इसकी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सल्फर सोल।
इसकी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सल्फर सॉल और गोल्ड सॉल। तो यहां पे जो है सल्फर सॉल जो है एक ही ऑप्शन में है, दैट इज सल्फर सॉल, और इसने लिखा है इट कंटेन्स थाउजेंड्स और मोर S8 सल्फर मॉलिक्यूल्स। तो सल्फर सॉल जो है वो एक मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड है। अब इसके बाद जो है ये मैक्रो मॉलिक्यूलर है। 16 प्रोटीन स्टार्च जो है ये ऑलरेडी बड़ा मॉलिक्यूल होता है, तो ऑलरेडी बड़ा इसका ऑलरेडी साइज जो होता है वो क्या होता है, कोलाइडर रेंज में होता है, तो उसको हम मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। तो एग्जांपल्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स भी आप देख लेना। इसके बाद जो है द रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ AS2O3 प्लस 3 टाइम्स H2S गिव्स AS2S3। तो AS2S3 सॉल्व प्रिपरेशन के लिए अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स में हम पढ़ते हैं 3 मेथड। एक पढ़ते हैं हम केमिकल मेथड्स, और दूसरा जो है दूसरा हम पढ़ते हैं ब्रेडिक्स आर्क मेथड, और तीसरा हम पढ़ते हैं पेप्टाइजेशन। तो केमिकल मेथड में पहली एग्जांपल उसने लिखी है, अगर आपको AS2S3 सॉल्व प्रिपेयर करना है आप रिएक्ट करते हो AS2O3 प्लस 3 टाइम्स H2S। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और यहां पे 3 और एग्जांपल्स है, तो जरूरी नहीं है कि वो पहला ही पूछे। दूसरी ऑक्सीडेशन है, शाबाश, ऐसे ही हाइड्रोलिसिस और एक एग्जांपल है, और तीसरी जो है वो रिडक्शन है। तो ये बिल्कुल जो है आप एनसीईआरटी पे देख सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, फॉर हेयर क्रीम डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम रेस्पेक्टिवली आर। हेयर क्रीम जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ इमल्शन। तो इमल्शन अगर आप लोगों ने पढ़ा है, इसमें डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड होता है, इसमें डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड होता है। तो मैं लिखूंगा लिक्विड एंड लिक्विड। देखो एनसीईआरटी पे ये टेबल है वेरी इंपॉर्टेंट, इस टेबल से भी मैक्सिमम सवाल आते हैं। तो यहां पे लिखा है हेयर क्रीम, हेयर क्रीम किसकी एग्जांपल है, लिक्विड। और इस टेबल को आपको याद करना है, यहां से सवाल आता है, ये आपको बोला जाएगा स्मोक जो है, शाबाश, ये किसकी एग्जांपल है, इसमें एग्जांपल है एरोसॉल के, इसमें डिस्पर्स्ड फेज होता है सॉलिड, डिस्पर्शन मीडियम होता है गैस। ऐसे ही बहुत सारी एग्जांपल्स है, तो इस आप जरूरी देख लेना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब आप बोलोगे कि सर सारा कुछ हम यहां पे एक्सप्लेन करेंगे, तो पॉसिबल नहीं है कि वो चैप्टर जो क्लास में 15 दिन 20 दिन या 10-15 दिन में खत्म होता है उसको 1 घंटे में या 1.5 घंटे में कैसे खत्म किया जाए। तो इसमें जो है मैक्सिमम आपको हिंट मिल रहा है कि हमें पढ़ना क्या है। आप बराबर इन्हीं चीजों को पढ़ोगे, इन्हीं चीजों पे ज्यादा फोकस करोगे जो हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज a method of preparation of colloidal salt। तो colloidal salt की का method of preparation क्या है, मैंने अभी बोला chemical method है, और दूसरा जो है वो है peptization, तीसरा जो है that is Braggs arc method। तो अब इसने क्या लिखा है, electrophoresis। electrophoresis जो है ये property है, इससे हम confirm करते हैं charge on the colloidal particles। दूसरा इसने peptization लिखा है, ये सही है। तीसरा इसने dialysis लिखा है, तो dialysis जो है ये purification method of colloids है, इससे हम colloids को प्योरीफाई करते हैं। तो इंपॉर्टेंट इसमें है, इसमें एक ही एग्जांपल मतलब एक ही सही है जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आएगा। तो प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स में 3 केमिकल मेथड्स, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन दैट इज ब्रेडिक्स आर्क मेथड, एंड तीसरा है पेप्टाइजेशन। तो इन 3 में से द करेक्ट आंसर इज पेप्टाइजेशन। For soaps, the critical missile concentration range is, for soaps the critical missile concentration। देखो आपको पता है जो मिसल बनता है, जब मिसल बनता है, मिसल जो है एग्रीगेटेड कोलाइड्स या एसोसिएटेड कोलाइड्स भी इनको हम बोलते हैं। ये लो कंसंट्रेशन पे मिसल मतलब कोलाइडर रेंज में नहीं होते हैं, एट हाई कंसंट्रेशन वो कोलाइडर रेंज में आते हैं, वो कोलाइड्स बनाते हैं। तो हर कोई जो है एसोसिएटेड कोलाइड एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर क्या करता है, एक पर्टिकुलर अबो ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन बिहेव करता है एज कोलाइड। उस कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं क्या, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। अबो दिस कंसंट्रेशन इट बिहेव्स एज ए कोलाइड एंड बिलो, तो लिए बराबर लिखा है यहां पे, शाबाश। द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स टेक्स प्लेस, द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स टेक्स प्लेस ओनली अबो ए पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर एंड अबो ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कॉल्ड क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। एंड फॉर soaps the critical missile concentration is 10 to the power minus 4 to 10 to the power minus 3 mole per liter। so the answer is 10 to the power minus 4 to 10 to the power minus 3 mole per liter। moving on to the next one, positively charged soul among the following is। देखो एनसीईआरटी पे टेबल बना के एनसीईआरटी पे लिखा है positively charged souls and negatively charged souls। तो positively charged souls आप देख लो, ये चैप्टर जो है ये 100% थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें आप में
इसमें बहुत कम जो है जो आप लॉजिक के तौर पे कर सकते हो। जैसे ये पॉजिटिवली चार्जड सोल और नेगेटिवली चार्जड सोल आपको याद ही रखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पॉजिटिवली चार्जड पूछा गया है, इसमें सबसे पहले मिथाइलिन ब्लू सोल पहले ही पॉजिटिवली चार्जड सोल में लिखा है, सो द करेक्ट आंसर इज पॉजिटिव। तो जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिवली चार्जड सोल पूछे, तो वह आपको क्या पूछेगा, वो आपको नेगेटिवली चार्जड सोल में इंपॉर्टेंट जो है, देखो आप इसमें सिंपल जो है वो देखो, अगर एसिड डाई है तो वो नेगेटिव है, अगर बेसिक डाई है तो वो पॉजिटिव है, अगर मेटल या मेटल सल्फाइड्स है वो नेगेटिव है, लेकिन अगर मेटल ऑक्साइड्स है, मेटल हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड्स या मेटल ऑक्साइड्स जो अगर है तो वो पॉजिटिवली चार्जड है। और उसके बाद हीमोग्लोबिन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। यहां पे इसने स्टार्च, गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल एटसेट्रा ये नेगेटिवली चार्जड सॉल्ट्स है। तो यहां पे मिथाइलिन ब्लू जो है वो क्या है, वो है शाबाश पॉजिटिवली चार्ज। सिल्वर सॉल इसने नेगेटिवली चार्जड में लिखा है। सीडीएस सॉल मेटल सल्फाइड है तो ये नेगेटिवली चार्जड सॉल में। कॉन्गो रेड सॉल ये एसिडिक डाई स्टफ में आता है, कॉन्गो रेड सॉल, तो इसका मतलब क्या, ये सारे नेगेटिवली चार्जड है, एक पॉजिटिवली चार्जड, that is methylene blue sol. Consider the following statements. When Ki is added to AgNO3, the negatively charged sol is obtained. कॉम्बिनेशन, सबसे पहले स्टेटमेंट, व्हेन Ki is added to AgNO3, जब हम Ki AgNO3 को ऐड करते हैं, एनसीईआरटी पे लिखा है, शाबाश, व्हेन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट दैट इज AgNO3 इज एडेड टू हाईली डाइल्यूटेड पोटेशियम आयोडाइड दैट इज Ki solution, the precipitated silver iodide absorbs iodide ions from the dispersion medium and a negatively colloidal sol results. However, when Ki solution is added to AgNO3, the positively charged so results due to the adsorption of Ag positive. देखो ये बोल रहा है कि अगर हम AgNO3 को ऐड करेंगे Ki एडेड टू AgNO3 तो पॉजिटिवली चार्जड सॉल बनता है, लेकिन अगर हम AgNO3 ऐड करेंगे Ki को तो तब कौन सा सॉल बनता है, तब नेगेटिवली चार्जड सॉल बनता है। तो यहां पे बिल्कुल लिखा है कि Ki सॉल्यूशन मैंने AgNO3 को ऐड किया, when Ki solution is added to AgNO3 solution पॉजिटिवली चार्जड सॉल रिजल्ट्स, तो इसने लिखा है नेगेटिवली चार्जड, तो ये इनकरेक्ट है, ये गलत है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ अपोजिट चार्जेस, इसको हम बोलते ही है ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा है एनसीईआरटी पे लिख के है, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ अपोजिटली चार्जड पार्टिकल्स अराउंड द अपोजिट चार्जेस अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, या सिंपली इसको हम इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोलूंगा कि AgI, इसके साइड में है I नेगेटिव, तो I नेगेटिव के बाद आ जाएगा K पॉजिटिव, फिर दूसरा लेयर आएगा I नेगेटिव एंड K पॉजिटिव। तो अब जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, बिल्कुल यहां पे मैंने एक सवाल इस पे दिया है, एक सवाल में मैंने इसको ऐड किया है एनसीईआरटी पे, बिल्कुल ये लिख के है, शाबाश, ये यहां पे लिख के है, ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस मतलब टू लेयर्स जो है, इसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल। एक होती है फिक्स्ड लेयर, दूसरी होती है डिफ्यूज्ड लेयर, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इसके बाद क्या है, दूसरा ये स्टेटमेंट सही है। Colligative properties shown by colloidal particles are of smaller order as compared to true solutions या solutions of same concentration। हाँ, यहाँ पे colligative properties जो solutions में colligative properties होती है और colloidal solutions में colligative properties होती है। colloidal solutions, colloidal sol particles जो होते हैं उनका size ज्यादा होता है, तो उनका size ज्यादा होता है। colligative properties depend करती है upon the number of the solute particles या upon the number of the colloidal particles, यहाँ पे मैं बोलूँ। तो यहां पे अगर कंसंट्रेशन सेम है, साइज बड़ा है, तो नंबर जो होगा वो कम होगा। अगर आप कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में भी वही रखोगे, कोलाइडल सॉल्यूशन में भी, कोलाइडल सॉल्यूशन में साइज छोटा होता है तो एज ए रिजल्ट नंबर ज्यादा आएगा। यहां पे साइज बड़ा होता है, कंसंट्रेशन तो सेम है, तो अगर साइज बड़ा है नंबर छोटा आ जाएगा। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है, कोलिगेटिव कोलाइडल पार्टिकल्स बीइंग बिगर एग्रीगेट्स, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन कोलाइडल सॉल्यूशन इज कंपैरेटिवली स्मॉल एज कंपेयर्ड
टू ट्रू सॉल्यूशन। नंबर छोटा होता है क्योंकि ये बड़े होते हैं वहां से उनसे, hence the value of colligative properties like osmotic pressure, RLVP, elevation in boiling point, depression in freezing point are of smaller order या small order। तो यहां पे भी लिखा है are of small order, तो ये स्टेटमेंट सही है, तो only B and C are correct। Moving on to the next one, question number 11, ये यही था। Question number 12, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो ये है। देखो अगर आप इंपॉर्टेंस पे आ जाओगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आ जाओगे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन ये है जो इंपॉर्टेंट है, इसका ग्राफ पूछ सकते हैं या मतलब इस और एक टाइप ऑफ सवाल जो हम आगे डिस्कस करेंगे। जियोलाइट्स इंपॉर्टेंट है, इन पे सवाल आता है, जियोलाइट्स इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जो और एक चीज जो हमने पढ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये टेबल है, इस टेबल से सवाल आते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जिसको आप हार्डी-शुल्ज रूल भी बोलते हो या हार्डी-शुल्ज रूल भी बोलते हो। हार्डी-शुल्ज रूल पढ़ो या स्कूल्स रूल पढ़ो। देखो हार्डी-शुल्ज रूल के 2 पॉइंट्स एनसीईआरटी ने लिखे हैं, तो वो 2 पॉइंट्स है क्या। पहला पॉइंट हार्डी-शुल्ज रूल का ये है कि अगर आपके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल है, उसको कोगुलेट करना है। कोगुलेट करना मतलब प्रेसिपिटेट करना, फ्लोकुलेट करना। कोगुलेशन भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन भी बोलते हैं, फ्लोकुलेशन भी बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये घूम रहा है, ये सॉल्यूशन में घूम रहा है, डिस्पर्शन मीडियम में घूम रहा है, मैं चाहता हूं कि ये नीचे प्रेसिपिटेट हो जाए, तो मैं क्या करता हूं, अगर इसके पे नेगेटिव चार्ज है, मैं ऊपर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन डालूंगा, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इसको न्यूट्रलाइज करेगा। असल में होता क्या है, ये अगर AgI I नेगेटिव, सपोज नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल, दूसरा भी नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल, तो लाइक चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं, तो ये एक दूसरे के करीब आना और नीचे एग्रीगेट बनाना, प्रेसिपिटेट बनाना, वो नहीं बना पाते हैं। लेकिन जब आपने अपोजिटली चार्ज्ड आयंस डालें, तो ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, आप तो ये क्लोज आ सकते हैं, आप तो ये एग्रीगेट बना सकते हैं, आप तो ये प्रेसिपिटेट बना सकते हैं। तो हार्डी-शुल्ज रूल कहता है अगर आपको पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को प्रेसिपिटेट बनाना है, कोलाइड्स को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करना है, कोगुलेशन करनी है, प्रेसिपिटेशन करनी है, तो आपको नेगेटिवली, पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल्स के लिए नेगेटिवली चार्ज्ड आयन काम आ जाएगा, और नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्स के लिए पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन काम आ जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है जिसकी वैलेंसी ज्यादा होगी, जिसका चार्ज ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा, उसकी टेंडेंसी टू कोगुलेट ज्यादा होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा मुझे पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉल को क्या करना है, कोगुलेट, प्रेसिपिटेट, तो मुझे चाहिए नेगेटिव आयन, लेकिन अब मुझे ऑर्डर, फ्लोकुलेटिंग पावर ऑर्डर देखना है। तो फ्लोकुलेटिंग पावर ऑर्डर क्या होगा, जिसका चार्ज ज्यादा वो ज्यादा फ्लोकुलेट करेगा, वो ज्यादा कोगुलेट करेगा, जिसका चार्ज कम वो कम कोगुलेट करेगा। तो इसका मतलब क्या है, 4 नेगेटिव, 3 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, तो सबसे ज्यादा चार्ज इसका, तो ऑर्डर यही होगा। ये एनसीईआरटी पे बराबर सेम लिख के हैं, बस उसने Cl नेगेटिव लिखा है, यहां पे सवाल में NO3 नेगेटिव लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक होता है कोगुलेटिंग पावर, दूसरा होता है कोगुलेटिंग वैल्यू। फ्लोकुलेटिंग लिखा है, कोगुलेटिंग लिखा है, प्रेसिपिटेटिंग लिखा है, एक ही मतलब। दूसरा है फ्लोकुलेटिंग वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या है, आपने कितना आयन डाला। अगर आपको मतलब प्रेसिपिटेट करना है, मिलीमोल्स ऑफ द आयन, या सीधे सिंपल लैंग्वेज में आपने कितना आयन डाला, तो अगर आपने कम ही आयन डालने से प्रेसिपिटेशन हो गई, तो इसका मतलब है इसका कोगुलेटिंग वैल्यू कम है। अगर ज्यादा डालने से मतलब प्रेसिपिटेशन होगी, तो इसका कोगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा होगा। तो मुझे बोलो, अपने दिमाग से सोचो, जिसका कोगुलेटिंग पावर, अगर मेरा पावर ज्यादा है तो मेरी क्वांटिटी जो यूज होगी वो कम होगी। अगर पावर कम है तो क्वांटिटी यूज आपको ज्यादा करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा, आपने 2 टाइप्स ऑफ शुगर, मेरे पास भी शुगर है, आपके पास भी शुगर है, लेकिन मेरा शुगर जो है वो ज्यादा स्वीट है, आपका शुगर उतना स्वीट नहीं है, तो मेरा शुगर अगर आप ऐड करोगे आपको कम क्वांटिटी ऐड करनी पड़ेगी। अगर आपका शुगर ऐड करेंगे आपको स्लाइटली ज्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली यहां पे भी वही है, जिसका फ्लोकुलेटिंग पावर ज्यादा, उसका अमाउंट आप कम ऐड करोगे, उसकी क्वांटिटी, उसके मिलीमोल्स आप कम ऐड करोगे पर लीटर, या उसकी क्वांटिटी आप कम ऐड करोगे। तो इसका मतलब है जिसका कोगुलेटिंग पावर ज्यादा, उसका कोगुलेटिंग वैल्यू क्या होता है, कम। तो अगर वैल्यू आया, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेटिंग पावर। तो ये याद रखना, उसने पावर लिखा है कि वैल्यू लिखा है, तो यहां पे कंफ्यूज होता है इंसान। तो अगर पावर लिखा है तो जिसका चार्ज ज्यादा उसका पावर ज्यादा, लेकिन अगर वैल्यू लिखा है तो जिसका
चार्ज ज्यादा, उसका पावर ज्यादा, लेकिन उसका वैल्यू कम। तो याद रखना वैल्यू और पावर पे ज्यादा फोकस्ड रहना। उसने वैल्यू लिखा है कि पावर लिखा है। अब मुझे बोलो यहां पे बराबर सेम सवाल, इन कोगुलेटिंग गोल्ड सॉल्ट, गोल्ड सॉल्ट है मेटल सॉल्ट। मैंने अभी आपको बोला नेगेटिवली चार्जड सॉल्ट, मेटल्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्जड सॉल्ट बनाते हैं, तो गोल्ड सॉल्ट नेगेटिवली चार्जड सॉल्ट है। अब इसको कोगुलेट करने के लिए, इन कोगुलेटिंग, इसको कोगुलेट करने के लिए मुझे बोलो आपको क्या ऐड करना है? आपको पॉजिटिवली चार्जड आयन ऐड करना है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्जड है। तो पॉजिटिवली चार्जड, तो इन दोनों का यहां पे कोई काम है ही नहीं, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्जड है। आपको नेगेटिवली चार्जड को कोगुलेट करना है, तो आपको चाहिए पॉजिटिवली चार्जड। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, आप खुद ही बोलो, इस पे 3+, इस पे 2+, जिस पे चार्ज ज्यादा उसका कोगुलेटिंग पावर ज्यादा। अगर कोगुलेटिंग वैल्यू आता, द आंसर वुड हैव बीन Ba2 पॉजिटिव, इसका कोगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा। अब आप बोलोगे सर इन दोनों का भी तो हो सकता है, लेकिन ये तो किसी काम के है ही नहीं, नहीं करेंगे कोगुलेशन, क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिवली चार्जड के लिए मुझे चाहिए पॉजिटिवली चार्जड आयन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इनकरेक्ट मैच ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। देखो बराबर 100% वही टेबल, मैंने पहले भी बोला, ये 2 बार मैंने रिपीट किया है। इन्वर्टेस, सैक्रोज टू ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज। इन्वर्टेस सोर्स है यीस्ट, इट कन्वर्ट सैक्रोज टू ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज, ये सही है। दूसरा है डायस्टेस, डायस्टेस अभी हमने पढ़ा, सोर्स है माल्ट, इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज, ये भी सही है। तीसरा है यूरिएस, यूरिएस का सोर्स है सोयाबीन, इट कन्वर्ट्स यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसने लिखा है माल्टोज इनटू ग्लूकोज, तो इनकरेक्ट मैच यही है। एंड फोर्थ इज पेप्सिन का शाबाश सोर्स है स्टोमक, एंड इट कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स, ये भी सही है। सो द इनकरेक्ट इज थर्ड वन, तो बिल्कुल ऑप्शन 3 इसका आंसर है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द, आप देख लो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो आप स्टेटमेंट बेस्ड सवाल यहां पे एक्सपेक्ट करोगे ही करोगे। अब मुझे बोलो, विद इन ए टिपिकल सेल प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर कोलाइडल साइज्ड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अगर आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी है, आपको ये डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स ऑलरेडी कोलाइडल साइज में फॉल करते हैं, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है, शाबाश, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन एनसीईआरटी ने क्या ये लिखा है? हाँ बिल्कुल लिखा है, विद इन ए टिपिकल सेल प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स आर कोलाइडल साइज्ड पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स, तो बिल्कुल एनसीईआरटी की ये लाइन है। दूसरा है गम, जिलेटिन एंड मेटल सल्फाइड्स आर लायोफिलिक कोलाइड्स, बिल्कुल सही है यहां तक। गम और जिलेटिन लायोफिलिक कोलाइड्स जो है, गम और जिलेटिन दोनों लायोफिलिक है, क्योंकि शाबाश दोनों में पोलर एंड्स है, मतलब दोनों पोलर है। लेकिन इसने लिखा है, या रीजन क्या है रीजन क्या नहीं है उसको आप फिलहाल भूल जाओ। गम एंड जिलेटिन जो है वो दोनों जो है लायोफिलिक है, लेकिन मेटल सल्फाइड्स जो है वो लायोफोबिक है। तो यहां पे इसने लिखा है, देखो लायोफिलिक कोलाइड्स में इसने एग्जांपल लिखी है गम, जिलेटिन, स्टार्च, रबर एटसेट्रा। लेकिन अगर लायोफोबिक की बात करें तो लायोफोबिक में इसने एग्जांपल लिखी है मेटल्स एंड देयर सल्फाइड्स एटसेट्रा। तो इसने तीनों लिखे हैं, तीनों लायोफिलिक कोलाइड्स है, लेकिन ये दो तो है, ये नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत, ये स्टेटमेंट सही। तो बी वाला ये भी चला गया, बी वाला ये भी चला गया। अब हम आ जाएंगे सी पे, रिवर्सिबल सॉल्ट्स नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स फॉर देयर प्रिजर्वेशन। सबसे पहले रिवर्सिबल सॉल्ट्स कौन होते हैं? रिवर्सिबल सॉल्ट्स जो होते हैं वो लायोफिलिक सॉल्ट्स ही होते हैं। क्यों रिवर्सिबल होते हैं? क्योंकि लायोफिलिक लिक्विड लाविंग होते हैं, या अगर आप हाइड्रोफिलिक बोलोगे तो वाटर लाविंग होते हैं या लिक्विड लाविंग होते हैं। तो अगर आप लोगों ने दो उसको डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम को सेपरेट किया, फिर अगर आप फिर से मिलाओगे सिंपल मिक्सिंग से आपस में मिल जाएंगे, यानी कि ये रिवर्सिबल है, ये बिल्कुल रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल सॉल्ट्स होते हैं लायोफिलिक। लेकिन लायोफोबिक पहले आपको खतरनाक मेथड से उनको क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स है, वो सिंपल मेथड से या सिंपल मिक्सिंग से नहीं बनते हैं। तो अगर आपने सेपरेट किया तो फिर आप फिर से मिलाओगे, क्या मिलाने के बाद वो वापस फिर से लायोफोबिक कोलाइड बनेगा? नहीं। तो इसका मतलब है रिवर्सिबल सॉल्ट्स जो होते हैं वो लायोफिलिक होते हैं, इरिवर्सिबल सॉल्ट्स जो होते हैं वो लायोफोबिक होते हैं। अब इसने क्या बोला है, रिवर्सिबल सॉल्ट्स नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स।
स्टेबलाइजिंग एजेंट्स किस लिए? अगर आप लिक्विड लविंग हो तो स्टेबलाइजिंग एजेंट्स आपको स्टेबल बनाने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। रिवर्सिबल्स जो होते हैं वो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, लायोफिलिक सॉल्ट्स ऑलरेडी स्टेबल होते हैं। तो इसलिए यहां पे लिखा है दीज सॉल्ट्स आर क्वाइट स्टेबल एंड कैन नॉट बी इजीली कोगुलेटेड। हम इसको इजीली कोगुलेट नहीं, क्योंकि ये स्टेबल है, हम इसका प्रेसिपिटेट इजीली नहीं बना सकते हैं। तो इजीली प्रेसिपिटेट हम बना पाते हैं किसका? लायोफोबिक का। तो इसने लिखा है नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स, नो दे आर ऑलरेडी स्टेबल। इरिवर्सिबल सॉल्ट्स कैन बी इजीली कोगुलेटेड, अभी पढ़ा, रिवर्सिबल सॉल्ट्स कैन नॉट बी इजीली कोगुलेटेड। यहां पे इरिवर्सिबल सॉल्ट्स कौन होते हैं? लायोफोबिक। वो लिक्विड हेटिंग होते हैं, वो ऑलरेडी कोलाइड बनाना नहीं चाहते हैं, आप जबरदस्ती उनको कोलाइड बना रहे हो। तो उनको प्रेसिपिटेट करना इजी है कि मुश्किल है? इजी है। तो इरिवर्सिबल सॉल्ट्स जो है, इरिवर्सिबल सॉल्ट्स जो है उन्हीं को चाहिए, इरिवर्सिबल सॉल्ट्स को ही स्टेबलाइजिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होते हैं। एंड दीज सॉल्ट्स आर रेडिली प्रेसिपिटेटेड और कोगुलेटेड, इनको हम इजीली कोगुलेट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही है। इन हाइड्रोफोबिक सॉल्ट्स कोलाइडल पार्टिकल्स आर हेवीली हाइड्रेटेड एज कंपेयर्ड टू हाइड्रोफिलिक सॉल्ट्स। हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक इज वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक इज वाटर हेटिंग। अब मुझे बोलो वाटर लविंग में ज्यादा हाइड्रेशन होगी कि वाटर हेटिंग में ज्यादा हाइड्रेशन होगी? वाटर लविंग में। तो इसका मतलब क्या है? हाइड्रोफिलिक में सॉल्वेशन ज्यादा होती है, लायोफिलिक में सॉल्वेशन ज्यादा होती है, हाइड्रोफिलिक में हाइड्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोफोबिक। लेकिन इसने उल्टा लिखा है, हाइड्रोफोबिक में ही ज्यादा हाइड्रेशन होती है, तो ये गलत। सो ओनली द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एंड डी। अब इसके बाद जो है शवाह ई कहीं ऑप्शन में था ही नहीं, तो ई लिखने की ई मतलब पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। ये था इसी का आंसर, क्वेश्चन नंबर 16। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, अगेन द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एसोसिएटेड कोलाइड्स मतलब मिसल्स। लिखा है एनसीईआरटी पे एसोसिएटेड कोलाइड्स यानी कि मिसल्स, ये हमने 2 बार ऑलरेडी इंक्लूड किया है। देखो सबसे पहले मुझे बोल रहा है बिलो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन दीज सब्सटेंसेस बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स। बिल्कुल, दीज सब्सटेंसेस व्हिच एट लो कंसंट्रेशंस बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स। लो कंसंट्रेशन पे ये मिसल नहीं होते, लो कंसंट्रेशन पे ये कोलाइड्स नहीं होते हैं, ये हाई कंसंट्रेशन पे कोलाइड। और किससे हाई? क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन से ज्यादा। मिनिमम कंसंट्रेशन जिसके ऊपर ये बिहेव करते हैं कोलाइड्स, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल। तो बिलो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन दैट इज एट लो कंसंट्रेशन दीज बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स, ये लिखा है, बिल्कुल सही। मिसल्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओनली अबव क्राफ्ट टेंपरेचर एंड अबव क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, सीएमसी, बिल्कुल सही। मैंने बोला कि अबव ए पर्टिकुलर टेंपरेचर मिसल्स बनते हैं, जिस टेंपरेचर को हम क्राफ्ट टेंपरेचर बोलते हैं, और अबाउ ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन जो है मिसल्स बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। तो ये बिल्कुल सही है, इस पे ये लिखा भी है क्राफ्ट टेंपरेचर एंड क्रिटिकल बराबर लिखा है ये। द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स टेक्स प्लेस ओनली अबाउ ए पर्टिकुलर टेंपरेचर दैट इज कॉल्ड क्राफ्ट टेंपरेचर एंड अबाउ ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कॉल्ड क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। ऑन डाइल्यूशन दीज कोलाइड्स रिवर्ट बैक into individual ions. Yes, on dilution concentration कम होगी, ये फॉल करेंगे बिलो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। जब पहले कंसंट्रेशन ज्यादा थी, आपने पानी ऐड किया, कंसंट्रेशन फॉल कर गई, कम हो गई, तो इसका मतलब है ये वापस इंडिविजुअल आयंस या नॉर्मल आयंस की तरह बिहेव करेंगे। तो लिखा भी है यहां पे, शाबाश, ऑन डाइल्यूशन दीज कोलाइड्स रिवर्ट बैक टू इंडिविजुअल आयंस, तो बिल्कुल लिखा है, 100% यही लिखा है। दीज कोलाइडल मॉलिक्यूल्स या कोलाइड मॉलिक्यूल्स हैव only lyophobic part, लेकिन these colloids जो यहां पे लिखा है, these colloids have both lyophilic and lyophobic part। lyophobic part भी होता है, मिसल्स की एग्जांपल्स है सोप्स आप 10th में भी पढ़ते हो, उसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट भी होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट भी होता है, लायोफिलिक पार्ट भी होता है, लायोफोबिक। इसने लिखा है ओनली लायोफोबिक, तो ये गलत। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बी एंड सी आर करेक्ट। शाबाश। Select the incorrect option among the following. Tyndall effect depends upon the size। देखो यहां पे मैं डायरेक्टली इस पे आ जाऊंगा, ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द
तो अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी है तो वहां पे लिखा है ब्राउनियन मोशन होती है जिगजैग मोशन। इसका रीजन क्या होता है? कंटिन्यूअस कोलिजन या कंटिन्यूअस बम्बार्डमेंट ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स विद द डिस्पर्शन मीडियम। देखो ये डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल है, यहां पे कोलाइड किया, चेंज हो गई डायरेक्शन, और एक मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड किया, चेंज हो गई डायरेक्शन, चेंज हो गई डायरेक्शन। तो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है, तो ये मोशन जिगजैग मोशन बनती है जो एनसीईआरटी ने बनाया। यहां पे नहीं आया है, शाबाश, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी पे लिख के है। तो दिस मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द कोलाइड। कोलाइड के नेचर पे ये डिपेंड नहीं करता है कि कोलाइड कौन है कौन नहीं है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स एंड विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जितना साइज छोटा होगा उतनी मोशन तेज होगी, उतनी ब्राउनियन मोशन ज्यादा होगी। जितनी विस्कोसिटी लिक्विड की ज्यादा होगी उतनी ब्राउनियन मोशन जो होगी वो कम होगी। तो इसका मतलब है साइज कम होना फॉर ब्राउनियन मोशन, साइज कम होना चाहिए और विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड भी कम होनी चाहिए। तो विस्कोसिटी कम तेज चलेगा, साइज कम तेज चलेगा, लेकिन इसने लिखा है ये साइज पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी आप लोग जो है आप लोग देखोगे। और ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, इस सवाल पे ये इस टाइप ऑफ सवाल भी आ जाता है। विच मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडल AgI और Ag पॉजिटिव सॉल्व। तो ये सवाल आपको मिलेगा, ये सवाल इजी है, मैं सिंपली आपको बोलूंगा। देखो मुझे बनाना है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है पेप्टाइजेशन पे या इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जो अभी हम पढ़ते हैं, तो असल में क्या होता है, अगर मेरे पास AgI है तो AgI जो मेरे पास है ये प्रेसिपिटेट है, तो ये सपोज AgI है, तो अगर हम इसको Ki ऐड करेंगे या कोई भी चीज ऐड करेंगे जिसमें कॉमन आयन होगा, या Ag कॉमन होना चाहिए या I होना चाहिए, मैं Ki ऐड करूंगा। तो अगर मैं Ki ऐड करूंगा तो कॉमन आयन इसके सरफेस पे क्या होता है, एडजॉर्ब। कॉमन आयन इसके सरफेस पे होता है एडजॉर्ब, इस पे आता है नेगेटिव चार्ज, इस पे आता है नेगेटिव चार्ज। तो अब जो है दूसरा Ki, दूसरा AgI, इसके सरफेस पे भी Ki का I नेगेटिव आ जाएगा, तो ये बनाएगा Ag पॉजिटिव। इस सोल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बनाएगा AgI/I नेगेटिव सॉल्व, इसको हम नेगेटिवली चार्जड सॉल्व। दूसरा है कि आपने इसी AgI मॉलिक्यूल को ऐड किया AgNO3, तो अगर आपने AgNO3 ऐड किया तो उसमें कॉमन क्या है, Ag, तो Ag पॉजिटिव अब एड्सॉर्ब होगा, Ag पॉजिटिव एड्सॉर्ब होगा, Ag पॉजिटिव एड्सॉर्ब होगा, Ag पॉजिटिव एड्सॉर्ब होगा। तो दूसरे मॉलिक्यूल AgI में भी बिल्कुल यही होगा, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AgI/Ag पॉजिटिव। अब मुझे बोलो मुझे क्या बनाना है, AgI/Ag पॉजिटिव। तो एक तो होना चाहिए AgI और दूसरा होना चाहिए एक्स्ट्रा Ag, या AgNO3 एक्स्ट्रा होना चाहिए, तभी तो Ag सरफेस पे एड्सॉर्ब होगा। अगर एक्स्ट्रा I है, अगर I एक्स्ट्रा है तो I सरफेस पे एड्सॉर्ब होगा। तो अब हम डायरेक्टली सवाल पे आ जाएंगे। देखो सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है सबसे पहले ये सॉल्यूशन कब कब बनेगा। पहले है 50 ml ऑफ AgNO3 प्लस Ki। देखो AgNO3 जो है जब ये Ki के साथ रिएक्ट करेगा ये बनाएगा AgI जो प्रेसिपिटेट होगा और बनाएगा KNO3। KNO3 जो है ये इलेक्ट्रोलाइट है, KNO3 जो है ये सॉल्युबल है। अब AgI जो है ये प्रेसिपिटेट बनाएगा। अब AgI को मैंने फिल्टर किया, अब AgI को कौन सराउंड करना चाहिए, मुझे बनाना है AgI Ag पॉजिटिव, इसको सराउंड करना चाहिए Ag पॉजिटिव। ये इसको Ag पॉजिटिव कब सराउंड करेगा, जब AgNO3 ज्यादा होगा कि जब Ki ज्यादा होगा। मुझे Ki और AgNO3 गिवन है, तो इसको Ag पॉजिटिव कब सराउंड करेगा, जब Ag पॉजिटिव ज्यादा होगा कि जब Ki ज्यादा होगा, या I नेगेटिव ज्यादा होगा, जब Ag पॉजिटिव ज्यादा होगा। अगर यहां पे लिखा होता I नेगेटिव तो मैं बोलता कि इसको I नेगेटिव सराउंड कर रहा है, Ki ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहां पे लिखा है Ag पॉजिटिव, तो इसका मतलब है AgNO3 जो Ag पॉजिटिव का असली सोर्स है वो ज्यादा होना चाहिए। पहले में हम देखेंगे, देखो यहां पे निकालेंगे AgNO, ऑप्शन ए में AgNO3, यहां पे मैं लिखूंगा Ki, मैं निकालूंगा मोल्स या मोल्स, मिलीमोल्स जो होते हैं m मोल्स, मिलीमोल्स, वो होगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम ml में ही रखेंगे। तो ये आएगा 50 ml, मोलैरिटी है 1, तो ये आएगा 50 मिलीमोल्स, ये आएगा 50 ml, मोलैरिटी है 1.5, तो ये आएगा 75। तो यहां पे Ki ज्यादा है, तो इस सॉल्यूशन में एक तो AgI प्रेसिपिटेट वो तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन Ki एक्सेस में है, ज्यादा है, तो इसको सराउंड करेगा I, तो ये I नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्व बनाएगा।
लेकिन मुझे बोल रहा है दूसरा 50 ml, तो 50 इंटू 1 वो बनेगा 50, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ये गिवन है 25 इंटू 2 वो भी बनेगा 50। तो इस केस में दोनों बराबर है, तो AgI तो बनेगा, लेकिन जब AgI बना एक्स्ट्रा Ag है ही नहीं, एक्स्ट्रा Ki है, तो ना ही Ag जो है, क्योंकि ये भी पूरा कंज्यूम हो गया, ये भी पूरा कंज्यूम हो गया। पहले केस में Ki ज्यादा है तो ये एक्सेस रिएक्टेंट है, ये ज्यादा है तो ये थोड़ा सा बच जाएगा, जिसका I नेगेटिव इसको सराउंड करेगा। तो दूसरे केस में क्या है, दोनों बराबर है। तो जब दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहां पे भी कोई जो है ना AgI/I नेगेटिव बनेगा ना AgI/Ag पॉजिटिव बनेगा। तीसरा जो है दैट इज 50 इंटू 1, वो कितना आ जाएगा 50, लेकिन ये कितना है 25 इंटू 1 दैट इज 25। तो इस टाइम ज्यादा कौन है, इस टाइम ज्यादा है AgNO3, तो एक तो बनेगा आपका AgI, एक तो बनेगा AgI, दूसरा ये हो गया खत्म, ये बचेगा थोड़ा सा, तो जब ये बचेगा थोड़ा इसको कौन सराउंड करेगा, Ag पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है, क्यों, क्योंकि Ag पॉजिटिव थोड़ा सा बचा है। सो द करेक्ट आंसर इज 50 ml ऑफ Ag, 50 ml ऑफ 1 molar AgNO3 plus 25 ml of 1 molar Ki. Moving on to the next one. Select the correct शाबाश स्टेटमेंट among the following। देखो सबसे पहले जो है, अगर आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, बराबर देखो एनसीईआरटी पेज नंबर आप देखोगे, एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन से जो है कॉपी की गई है इसमें। तो एओसिन डाई, कॉन्गो रेड सॉल्ट्स, क्ले, गम एटसेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्ट्स। 100% सही। ये एसिडिक डाई स्टफ है, तो एसिडिक डाई स्टफ जो होता है, ये अभी ये टेबल आप लोगों ने पढ़ा है, एसिडिक एओसिन, शाबाश कॉन्गो रेड सॉल्ट्स जो है, और उसके बाद स्टार्च, क्ले एंड गम जो है, सब कुछ जो है ये नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्ट्स है। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा कोगुलेशन पावर फॉर कोगुलेशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट। देखो सिल्वर सॉल्ट जो है, सिल्वर सॉल्ट जो है, सिल्वर सॉल्ट जो है वो है नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्ट। अगर नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्ट, कोगुलेटिंग पावर, कोगुलेशन पावर किसका ज्यादा होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्ट के लिए आपको चाहिए पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इसने दिया है Al3 दैट इज Al3 पॉजिटिव, दूसरा दिया है Mg2 दैट इज Mg2 पॉजिटिव। तो जिसका चार्ज ज्यादा अकॉर्डिंग टू हार्डी-स्कूल्स रूल उसका कोगुलेटिंग पावर ज्यादा। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्ट है। तो नेगेटिवली चार्ज्ड सॉल्ट के लिए आपको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, और ज्यादा पावर उसका होगा जिसका मतलब जिसकी वैलेंसी ज्यादा होगी, जिसका चार्ज ज्यादा होगा। तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा जो है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, देखो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मैंने पढ़ाया, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में जो होता है फिक्स्ड लेयर जो होता है और होता है डिफ्यूज लेयर, तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज सेपरेशन ऑफ चार्ज ऑलवेज गिव्स राइज टू पोटेंशियल। तो वहां पे चार्ज सेपरेशन होता है, ये जो लिखा है यहां पे चार्ज सेपरेशन होता है। तो जब चार्ज सेपरेशन हुआ, सो द पोटेंशियल डिफरेंस दैट जनरेट्स दैट इज नोन एज potential difference that generates that is known as, शाबाश क्या, that is known as electrokinetic potential लिखा है। The potential difference between the fixed layer and diffused layer of opposite charges is called electrokinetic potential, और zeta potential is called electrokinetic potential, और zeta potential ये सही है। The droplets in emulsions are often negatively charged। देखो ये वाला पॉइंट जो है मैक्सिमम लोग स्किप करते हैं। तो अगर आप देखोगे इमल्शंस में लिखा है, इमल्शंस में लिखा है द ड्रॉपलेट्स इन इमल्शंस आर ऑफन नेगेटिवली चार्ज्ड एंड कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। हैवी मेटल्स heavy metal salts of fatty acids, long chain alcohols, lamp black are principal emulsifying agents for water oil emulsions। देखो water oil emulsions लिखा है, principal emulsifying agents for oil water है प्रोटीन्स, गम्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक्स। लेकिन वाटर ऑयल के लिए है हैवी मेटल साल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन अल्कोहल एंड लैम्प ब्लैक। तो ये तीनों जो है, ये तीनों है वाटर ऑयल के लिए, और यहां पे भी वाटर ऑयल ही लिखा है। तो इसका मतलब है ऑल द स्टेटमेंट्स A, B, C, D एंड E आर करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे, शाबाश, ये था इसी का क्वेश्चन नंबर 20। द थर्मोडाइनेमिक रिलेशन फॉर एड्सॉर्प्शन, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछते हैं। तो यहां पे डेल्टा H जो होता है वो भी लेस देन 0 होता है, डेल्टा S जो होता है वो भी लेस देन 0 होता है, डेल्टा G भी लेस देन 0 होता है, और मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा H जो होता है वो होता है ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ T डेल्टा S। ये याद रखना, ये है थर्मोडाइनेमिक्स। अगर आप देखोगे देयर इज डिक्रीज इन, लिखा है एनसीईआरटी पे, देयर इज डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी, सरफेस
मतलब जो ऊपर मॉलिक्यूल हो दैट एक्सपीरियंसेस ए नेट डाउन, मतलब डाउनवर्ड फोर्स, नेट मतलब जो नीचे वाला फोर्स है एक्सपीरियंसेस ए नेट डाउनवर्ड फोर्स, जिससे सरफेस एनर्जी कम होती है, वही सरफेस एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जब सरफेस पे आप लोगों ने किसी चीज को पकड़ा, जब पकड़ा तो उससे मोशन जो है, मोशन रेस्ट्रिक्ट हुई, यानी कि एंट्रोपी कम हुई, डेल्टा एस नेगेटिव। और याद रखना एब्जॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जी का वैल्यू वो लेस देन जीरो होता है। तो इसने लिखा है डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो, गलत। डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, गलत। डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, गलत। डेल्टा एस लेस देन, तीनों नेगेटिव। डेल्टा एच भी नेगेटिव, डेल्टा एस भी नेगेटिव, डेल्टा जी भी नेगेटिव, ये याद रखना। इसके बाद आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। टिंडाल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द डायमीटर, ये याद रखना। टिंडाल इफेक्ट के दो ही रीजन एनसीईआरटी ने लिखे हैं, मतलब टिंडाल इफेक्ट कब देखा जाता है, तो व्हेन देयर इज शाबाश स्मॉल डिफरेंस इन द, व्हेन देयर इज स्मॉल डिफरेंस इन द diameter of the, yeah, in the size of the dispersed phase particles and the wavelength of light used, and when there is large difference in the refractive index of dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase और dispersion medium में ज्यादा difference होना चाहिए और उनके refractive index में, और दूसरा diameter जो है शाबाश is not much smaller, when the diameter of dispersed particles is much smaller, इसने लिखा है much smaller, लेकिन यहाँ पे लिखा है is not much smaller, यहाँ पे correction है, यहाँ पे not होना चाहिए। चलो नॉट नहीं है, तो अब इसका मतलब क्या है, हम लिखेंगे इसका करेक्ट आंसर जो है ये नहीं है। लेकिन अगर यहां पे हम लिखेंगे इज नॉट मच स्मॉलर, सो द आंसर विल बी बोथ आर करेक्ट। यहां पे थोड़ा सा एरर है, क्योंकि ये सवाल जो है, ये सवाल मैंने ही बनाया है और मैंने लिखा था नॉट मच स्मॉलर, तो यहां पे हमने नॉट नहीं लिखा है। तो अगर हमने नॉट नहीं लिखा है, सो द करेक्ट आंसर, मुझे इनकरेक्ट देखना है, सो द इनकरेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। करेक्ट अगर देखेंगे तो ऑप्शन 2, टिंडाल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड particles is not much smaller than the wavelength of light used, इसने लिखा है is much smaller, तो इसका मतलब है पहला इनकरेक्ट ऑप्शन है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इन हेबर्स प्रोसेस, तो यहां पे देखना ये गलत है, इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है। In Haber's process for the manufacture of ammonia, dash acts as a promoter, तो आप लोगों ने पढ़ा है वहां पे, तो यहां पे molybdenum acts as a promoter and iron, finely divided iron जो होता है that acts as a catalyst। देखो Fe solid catalyst है, molybdenum promoter है, लिखा है in the Haber's process for the manufacture of ammonia, molybdenum acts as a promoter for iron which is used as a catalyst, for मतलब iron which is used as a catalyst, so molybdenum iron के लिए promoter बनता है। तो promoter क्या होता है, वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, वो खुद कैटलिस्ट नहीं होता है लेकिन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है, उसको हम प्रमोटर कहते हैं। तो ये यहां पे था, जब यहां पे शाबाश, यहां पे एक टेबल हमने पढ़ा, अगर आपको याद होगा, यहां पे भी लिखा है फाइनली डिवाइडेड आयरन मोलिब्डेनम एक्ट्स एज ए प्रमोटर। तो ये सवाल जो है ये ऑलरेडी एक बार जो है हम पढ़ चुके थे। तो इसके बाद जो है ये था प्रमोटर्स एंड पॉइजन्स। तो इसके बाद जो है, इसके बाद ये है कंसिडर द गिवन रिएक्शंस। देखो जब कैटालिसिस आप खोलोगे आपको पहले ही ये मिलेगा CO+3 टाइम्स H2 कैटालिस्ट है निकल, CO+2 टाइम्स H2 कैटालिस्ट है कॉपर जिंक ऑक्साइड Cr2O3, और CO+H2 गिव्स शाबाश गिव्स Cu, तो मतलब गिव्स HCO, तो कैटालिस्ट है Cu। तो आपको डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, बराबर यहाँ पे कैटालिस्ट गिवन है, तो ये एनसीईआरटी का डायरेक्टली कॉपी पेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 132 पे है, तो पेज नंबर ऊपर नीचे हो सकता है पुरानी नई एनसीईआरटीज में, वो खुद से देख लेना। तो उसके बाद जो है द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी रेस्पेक्टिवली इज। तो आप लोगों ने देखा होगा एंजाइमेटिक एक्टिविटी हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, एंड दिस ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 298 to 310 केल्विन, 298 to 3, और यहां पे लिखा है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर बीइंग 310 केल्विन इज suited फॉर एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। तो इसीलिए ह्यूमन बॉडी में एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पे टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है। दूसरा ऑप्टिमम पीएच वैल्यू जो होता है दैट इज 5 to 7, सो द आंसर इज 298 to 310 एंड 5 to 7।
शाबाश। अल्ट्रा क्लीन, ये वो सवाल है जिसपे आपको नजर पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन पार्ट में लिखा है सरफेस केमिस्ट्री में। अल्ट्रा क्लीन सरफेस कैन बी ऑब्टेन्ड एट विच प्रेशर रेंज अप्रोक्सीमेटली। देखो यहां पे लिखा है अंडर वेरी हाई वैक्यूम ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -8 to 10 to the power -9 पास्कल्स, इट इज नाउ पॉसिबल टू ऑब्टेन अल्ट्रा क्लीन सरफेस, अल्ट्रा क्लीन सरफेस ऑफ द मेटल्स। तो इसका मतलब है द आंसर विल बी 10 to the power -8 to 10 to the power -9। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। तो आप लोगों ने केमिजॉर्प्शन फिजिजॉर्प्शन पढ़ा है। फिजिजॉर्प्शन इज फिजिकल एब्जॉर्प्शन, जिसमें सिंपल वंडर वॉल्स फोर्सेस होते हैं। केमिजॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। तो अब केमिजॉर्प्शन इज स्पेसिफिक इन नेचर, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि स्पेसिफिक मतलब अगर ये मेटल सरफेस है, इस पे आप कोई चीज एब्जॉर्ब करोगे तो ओनली वो एब्जॉर्ब होगा जो इसके साथ बॉन्ड बना पाएगा। जो बॉन्ड नहीं बना पाएगा वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि केमिजॉर्प्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो ओनली दैट गैस इज एब्जॉर्ब जिसकी टेंडेंसी होती है बॉन्ड बनाने की। फिजिजॉर्प्शन रिजल्ट्स इन मल्टीमॉलिक्यूलर लेयर्स, ये सही है। फिजिजॉर्प्शन में एक लेयर बना, अब दूसरा लेयर भी बनेगा, क्योंकि बॉन्ड तो बनाना नहीं है, सिंपल वंडरवॉल्स अट्रैक्शंस है, तो बॉन्ड बनाना नहीं है। मल्टीमॉलिक्यूलर लेयर, ये बिल्कुल सही है। केमिजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल, ये इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर यही है, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि केमिजॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल। अगर आप जो गैस एब्जॉर्ब हुआ ऑन द मेटल सरफेस, तो जो सॉलिड पे गैस एब्जॉर्ब हुआ, अगर आप उस गैस को वापस डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे, वापस हटाने की कोशिश करोगे, आपको उसी शक्ल में गैस नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी बॉन्ड बनाया है। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड फॉर केमिजॉर्प्शन, यस, दैट इज व्हाई। यहां पे मैं एक चीज ऐड करूंगा, दैट इज व्हाई अगर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में ऑल्दो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो अगर आप प्रेशर वर्सेस दिस ग्राफ बनाओगे, टेम्परेचर x/m वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाओगे, तो ये पहले बढ़ेगा उसके बाद कम होगा। यानी कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इट फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि उसको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, तो आपको टेम्परेचर पहले बढ़ाना पड़ता है। तो ये है केमिजॉर्प्शन में। तो अगर आप फिजिजॉर्प्शन में देखोगे, आप सीधे देखोगे x/m वर्सेस t ग्राफ जो आएगा वो सीधे नीचे की ओर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली डिक्रीज होता है, उसको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है अकॉर्डिंग टू लीच एट लियर्स प्रिंसिपल। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन कम होती है। तो ये फिजिजॉर्प्शन, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये बिल्कुल आपके टेबल एनसीईआरटी 126 127 पे ये टेबल बनाया है। यहां तक एक पेज पे है, इसके बाद दूसरे पेज पे है। तो आप सीधे देखोगे हमारा आंसर है केमिजॉर्प्शन जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है, इसने लिखा है रिवर्सिबल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखो डायरेक्टली ये सवाल जो है ये एनसीईआरटी पे फिगर 5.1। अब देख लो x/m वर्सेस प्रेशर, तो T1 T2 T3 में बड़ा कौन है? तो अगर आप देखोगे एनसीईआरटी ने बनाया है इसका 195 केल्विन, 255 केल्विन, 273 केल्विन, यानी कि नीचे वाले का टेम्परेचर ज्यादा है, इस हिसाब से T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3, वो तो सही है। हम क्या करेंगे? हम प्रेशर को करेंगे कांस्टेंट। तो अब क्या करेंगे? अब हम देखेंगे, शाबाश, यहां पे हम प्रेशर को करेंगे कांस्टेंट। अब हम देखेंगे यहां पे एंड यहां पे। देखो अगर आप देखोगे प्रेशर तो मैंने कांस्टेंट किया, मैंने लाइन पैरेलल ड्रा की, मैंने प्रेशर को माना कांस्टेंट। तो इसका एड्सॉर्प्शन ज्यादा, इसका कम, इसका सबसे कम। अब एड्सॉर्प्शन और टेम्परेचर ये जो है ये फिजिजॉर्प्शन के लिए वैलिड है। फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो फिजिजॉर्प्शन के लिए वैलिड है। अब मुझे एक बात बोलोगे आप, फिजिजॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से x/m कम होता है, तो इसका मतलब क्या है? जिसका x/m ज्यादा उसका टेम्परेचर कम होगा। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जिसका एड्सॉर्प्शन जिसमें ज्यादा उसका टेम्परेचर कम, जिसमें एड्सॉर्प्शन कम उसका टेम्परेचर ज्यादा। इस हिसाब से भी T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। टेम्परेचर अबोव व्हिच फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल्स इज पॉसिबल, ये 3 बार पढ़ चुके हैं हम अभी तक, उसको हम बोलते हैं क्या? क्राफ्ट टेम्परेचर। और कंसंट्रेशन अगर लिखा होगा तब हम बोलेंगे क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। लिख के है ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 28 एंड बस, थैंक यू। दिस वाज ऑल अबाउट सरफेस केमिस्ट्री। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अब 11th का पोर्शन। ऑलरेडी 2 चैप्टर्स हो गए हैं, अब 1-2 चैप्टर्स और रह गए हैं, तो वो हम 3 चैप्टर्स रह गए हैं, तो वो हम करेंगे तो नेक्स्ट क्लासेस में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।